आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान बोलते हैं और बायोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है हम सबको बायोलॉजी पढ़ना। और हमें बायोलॉजी का पढ़े या ना पढ़े ज्ञान थोड़ा बहुत होना अति आवश्यक होता है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। तो आज के इस कंपटीशन क्लास में हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी का जो पार्ट्स होता है वो कितने पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहले ये समझा जाता था कि बायोलॉजी एक ही पार्ट्स में होता था और लोग ये समझते थे कि बायोलॉजी केवल जीवों के अध्ययन, सिर्फ उसमें जंतु के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। बट बाद में पता चला कि नहीं, ये पेड़ पौधों के बारे में भी अध्ययन जो करते हैं वो भी बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। और उसी कारण से केवल अरस्तु को ही बायोलॉजी का जनक कहा जाता था। परंतु बाद में बायोलॉजी के दो पार्ट्स हो गए। अध्ययन की सुविधा के लिए बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांट दिया गया। सबसे पहले जूलॉजी और बोटनी। हम लोग अभी जो अध्ययन करेंगे वो खास करके पहले जूलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद जूलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। वैसे पहले माना जाता था कि बायोलॉजी के जनक ऑल ओवर अरस्तु ही हैं, लेकिन जब दो पार्ट्स में विभाजित हो गया तो इसके जनक अरस्तु, जूलॉजी के जनक को अरस्तु को माना जाता है। और जूलॉजी जो है वो जूलॉजी का अध्ययन जो कहलाता है, ये जंतुओं का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। जूलॉजी में जंतु, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान इसका हिंदी होता है। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग सेल का अध्ययन करेंगे। और देखिए बायोलॉजी का जो दूसरा पार्ट है वो बोटनी है। बोटनी, इसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों को बायोलॉजी की भाषा में पादप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पादप, है ना। बायोलॉजी की भाषा में पादप कहते हैं और ये जीवों को जंतु बोला जाता है। तो जंतुओं का अध्ययन जिस विषय में हम लोग करते हैं वो जूलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के बोटनी में जब हम लोग पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो बोटनी कहलाता है। अब देखिए जनक के बारे में देख लेते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं और बोटनी के जनक थियोफेस्टस को माना गया है। थियोफेस्टस, है ना। तो इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। अभी फोकस करेंगे केवल जूलॉजी पे। जूलॉजी में सबसे पहले जो हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, कोई भी जीव की इकाई है, वो सेल को मानेंगे और सेल है। तो सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल का अर्थ होता है वैसे तो एक छोटा सा कमरा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसकी खोज किया था। तो उन्होंने देखा कि सेल में, और उन्होंने मृत कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में किया था। वो जब कॉर्क की छाल में देखे माइक्रोस्कोप से, स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने देखा उसमें छोटे छोटे कमरे के समान संरचना उन्हें दिखाई पड़ा। तो उन्हें लगा कि इसका नाम क्या दिया जाए। तो उन्होंने एक कमरे की तरह जो संरचना देखा तो उसका नाम ही दे दिया सेल। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज या कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि एक छोटी कोशिका बहुत छोटी होती है, हुक से उसको निकाला गया, है ना। तो इसीलिए इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इसके बाद आए एंटनी वॉन लीवेनहॉक। 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। तो आप याद रखेंगे जीवित का हिंदी होता है लाइव, और लाइव से याद रखेंगे लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में। इसके बाद दो साइंटिस्टों का नाम आता है स्लाइडेन एवं स्वान।
कोशिकीय सिद्धांत, आप समझ रहे हैं, कोशिकीय सिद्धांत जो है कहने का कि कोशिका शरीर की मूल संरचनात्मक इकाई है, कोशिकाओं में विभाजन होता है, ऐसा पहले किसने बताया? तो दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एवं स्वान। इन्होंने कोशिकीय सिद्धांत को दिया कि कोशिका के बगैर ये जीवन जो है, शरीर की संरचना संभव नहीं है। और कोशिका, जब इन्होंने कहा स्लाइडन एवं स्वान ने कि कोशिकाएं जब, जैसे कि हम गिर गए, क्षतिग्रस्त हो गई यहाँ की कोशिकाएं, तो उस कोशिका को अलग दूसरी कोशिकाएं भर देती हैं, या कोशिका डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे फिर वो भरते चला जाता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कोशिकीय सिद्धांत दिया। और क्या क्या सिद्धांत दिया है ये आगे हम लोग डिटेल देखने वाले हैं। कहते संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, कोशिका जो है मानव शरीर की या कोई भी जो जीव है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कोशिका का साइज। अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी, छोटी और लंबी, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, बात समझ रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ऑल ओवर में, जैसे सबसे छोटी कोशिका, ये मानव में नहीं बोल रहा है, ऑल ओवर में बोल रहा है। तो बात करेंगे ऑल ओवर में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? तो माइक्रोप्लाज्म। आपको पता होगा कि माइक्रो का अर्थ अति सूक्ष्म होता है, 10⁻⁻⁶। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ऑल ओवर में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका, क्वेश्चन में आएगा सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो माइक्रोप्लाज्मा। पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ऑल ओवर की बात किया जाए, तो वो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडे में सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा तरबूजे के समान होता है लगभग, है ना। 8 क्लास में दिया है, आप इसकी लंबाई चौड़ाई वहां से अध्ययन कर सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है ना। तो ये सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं मानव में। मानव में बात करें, देखिए एनिमल में सबसे बुद्धिजीव जिसमें प्रबल विवेक शक्ति होती है वो मानव में होती है। और मानव में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो मानव में भी ओवम जो है, अंडाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है और ये अंडाणु स्त्रियों में पाया जाता है। बात कर लेते हैं सबसे लंबी कोशिका। लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि लंबी और बड़ी दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन ये एक ही चीज नहीं है। लंबी, सबसे लंबी कोशिका जो है वो ब्रेन में पाई जाती है, वो तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो स्पर्म, जो कि हिंदी में इसको शुक्राणु बोलते हैं, और ये पुरुषों में पाया जाता है। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात ये है कि यदि कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कौन सी कोशिकाएं जल्दी से सेल डिवीजन कर लेती है और कौन सी कोशिकाएं नहीं करती है। अगर बात करें तंत्रिका कोशिकाएं, तो तंत्रिका कोशिका जो है वो, इसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है ब्रेन में। तो आप देखते होंगे कि अगर किसी को ब्रेन में काफी जोर से चोट लग जाती है तो व्यक्ति मतलब कि उसकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट वगैरह में अक्सर देखा जाता है। इसीलिए प्रशासन हमें अनुच्छेद 21 के तहत हेलमेट लगाने की इजाजत देती है ना। और माथा में ये हेलमेट लगाते हैं लोग, क्योंकि इधर उधर पैर हाथ टूटने से उसमें सेल डिवीजन हो जाता है, बट ब्रेन में बहुत कस के चोट लग जाने से सेल डिवीजन नहीं होने के कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है। और अनुच्छेद 21 हमारे संविधान का ये कहता है कि हमें जीने का अधिकार है, अपने आप को मारने का अधिकार भी नहीं है ना। तो इसीलिए हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं, वो तो पॉलिटिकल की बात है। तो आइए ये यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि सेल डिवीजन सबसे अधिक कम किसमें होता है, मतलब ना के बराबर होता है, तो वो तंत्रिका कोशिका। इसीलिए हमें अपने ब्रेन को बचा करके रखना चाहिए, हमारे शरीर को रक्षा करना हमारा धर्म होता है। बात करें सबसे कम सेल डिवीजन किसमें होता है, तो वो लीवर में होता है। लीवर को इंग्लिश में यकृत कहा जाता है। लीवर जो है, लीवर में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। वो दाहिनी ओर होता है, उसमें अगर चक्कू भी लग जाए
तो उसमें वो मैनेज कर, उसमें सेल डिवीजन बहुत तेज होता है, उसका जख्म जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये कोशिका का बेसिक चीज बायोलॉजी कितने पार्ट्स में है और इसकी खोज किसने किया। और एक चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो कोशिका का अध्ययन हम लोगों ने किया, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो साइटोलॉजी कहलाता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, उसी तरह कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज के एग्जाम में। तो आप और अन्य सब्जेक्ट का भी जानकारी रखेंगे बायोलॉजी के साथ साथ। और हम लोगों ने देखा कि इसके जनक कौन है, पहले कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका, मृत कोशिका, लंबी कोशिका, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका। इस प्रकार से हम लोग आज कोशिका के बारे में और बायोलॉजी की बेसिक जानकारी पूर्ण किए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जान करके बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आप अपने नोट्स में लिखने का प्रयास करेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।